पहले सुनो 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 सुनो, देखो मित्र, हाँ ना, कोई बुराई नहीं है, पहले सुनो। देखो मित्र, बात समझो। मैंने बोला हम थोड़ा आध्यात्म की ओर चले जाते हैं, और बिना आध्यात्मिक ज्ञान के किसी को सफलता वो नहीं मिलती जहां वो जाना चाहता है। ये धरती मेरी आध्यात्मिक माँ है, और हमारी ही नहीं, प्रत्येक जीव जगत की आध्यात्मिक माँ धरती माता है। हर जीव का पालन पोषण करना इसकी जिम्मेदारी है। जब मनुष्य इस धरती पर नहीं आया था, समझना बात को, जब हम इस धरती पर नहीं थे तब भी ये सारी वनस्पतियां थीं, सारे जीव जंतु थे, और सब जीवों का, वनस्पतियों का लालन पालन धरती माता प्रेम से कर रही थी। फिर मनुष्य योनि की जब उत्पत्ति हुई तो परमात्मा की, आप वेद में लिखा है कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। इससे परमात्मा ने बहुत अपेक्षाएं की थी। इसको ज्ञानावतार कहा गया, इसको धरती रूपी बगिया का मालिक कहा गया। इससे इतनी अपेक्षाएं थीं कि प्रकृति कहती है मनुष्य से, प्रकृति का मतलब भगवान, भगवान इंसान से कहता है कि देख, तुझे जहां पैदा किया है यहां मैंने कुछ एक व्यवस्था दी है तुझको। अब तेरी ड्यूटी क्या है कि ये व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहे। जैसे हम लोग कभी गणतंत्र दिवस पर 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या कहते हैं, मैं भारत की अखंडता को, एकता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, कहते हैं ना। तो आज तो मैं संविधान के हिसाब से गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता के दिवस पर मैं भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कसम खाता हूं, लेकिन उसके पहले एक संविधान परमात्मा का है। उसने हर इंसान से कहा है कि तुम्हें इस धरती की व्यवस्था को निरंतर अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करना, इसीलिए मैंने तुम्हारा यहाँ धरती पर जन्म दिया है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि इस धरती पर जो कुछ भी तुमको दिख रहा है उस पूरी व्यवस्था को एज इट इज मेंटेन करके आगे, और यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारी साधना, यही तुम्हारी आराधना है, यही तुम्हारी भक्ति है। अगर इस कलयुग में हम सब लोग मिलकर धरती को बंजर बना रहे हो, धरती के नीचे का पानी लूट रहे हो, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर रहे हो, और उसके बाद हम लोटा में दूध लेके, जल लेकर के, हाथ में दिया लेके, फूल लेके, मिष्ठान लेके, शंकर जी की, बजरंगबली की, गणेश जी की पूजा में, उपासना में ऐसा कोई कृत्य कर रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर, तो फिर बता दूं, आप अज्ञानी हैं, आप पाखंडी हैं, आप नौटंकीबाज हैं। अब जो आपका प्रश्न था गाय का गोबर, हमको कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सचान साहब आप जीवामृत में गाय के गोबर, गाय की पेशाब नहीं यूज बताते हो। तो मैं कहता हूं ये कोई साइंस है ही नहीं, और इस हिंदुस्तान में अगर कोई इसको साइंस मानता हो तो जला जाए मेरे सामने, कर लेते हैं दो हाथ। गाय को जिंदा रखना इस देश की जिम्मेदारी है। क्योंकि समझना, मैं अक्सर कहता हूं हमारे देश का भौगोलिक एरिया बहुत कम है, आबादी बहुत ज्यादा है, और ट्रैक्टर के मैकेनाइजेशन युग के पहले तक सदियों से, अनादिकाल से मुझको गाय ने ही पाला है। गाय का दूध पी करके मैंने बड़े बड़े महाभारत जीत लिए, बैल से मैंने जाने क्या क्या कर लिया, और शिव की सवारी है नंदी। इस जमीन का बैल से ही संबंध है। शिव ट्रैक्टर की सवारी नहीं करते, अगर समझने वाले समझें तो जरा ये बात करें, शिव कभी ट्रैक्टर की सवारी नहीं करते, शिव नंदी की, बैल की सवारी करते हैं। तो गाय को जिंदा रखना है तो देश के किसानों को, देश के नीतियों को, देश के वैज्ञानिकों के, देश के उस हर बुद्धिजीवी को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि देश का किसान बैल से खेती कैसे शुरू करे। सिंपल सी बात है। देखिए आप, 1 हेक्टेयर का किसान अगर धान गेहूं की खेती करता है तो 5 बोरी डीएपी और 10 बोरी यूरिया लेता है।
इस पर सब्सिडी जानते हो कितनी? 34,000 रुपए की। 1 हेक्टेयर का किसान 34,000 रुपए की सब्सिडी ले लिया सरकार से। अगर कोई किसान गाय बैल से खेती करता है, यानी गोबर का इस्तेमाल करता है, जीवामृत का इस्तेमाल करता है, और वो फर्टिलाइजर नहीं लेता, तो उसने सरकार के कितने पैसे बचाए? 34,000 बचाए। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ, नीति निर्माताओं से कहता हूँ, जो भी मेरी बात सुने, जो बैल से खेती करे, फर्टिलाइजर ना ले, वो 34,000 का 30,000 उसको लौटा दो, अभी खेती होने लगी। चक्कर क्या है कि एक आदमी धरती माँ की व्यवस्था को बर्बाद करे, वो सब्सिडी ले, और एक किसान जो है धरती माँ की सुरक्षा करे, वो उसको ठेंगा। ये सारी बातें हैं। तो जो आपका बैल का, गाय का, गोबर का हिसाब है ना, मैं फिर कहूंगा मित्र, गाय को बचाना इस देश की जिम्मेदारी। और फिर बता दूं, गाय नहीं बचेगी तो हम लोग भी बचेंगे नहीं। और आप इतिहास उठाएंगे, जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में संकट का ग्राफ जरा देखना, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाती थी, गम कोसों दूर हो जाते थे। समझना बात को, बैल जब तक था तब तक आप खुश थे। जैसे जैसे बैल आउट, खुशियां आउट, फिर गाय ने कुछ दिन संभाला, फिर जैसे जैसे गाय आउट, आपकी खुशियां आउट। तो इसलिए मेरा जहां तक मानना है, गाय को जिंदा रखना, गाय को संरक्षित रखना इस देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सारे बुद्धिजीवियों को और गाय की सेवा में लगे हुए लोगों को और नीति निर्माताओं को, सबको मिल करके सोचनी पड़ेगी कि लोग बैल आधारित खेती कैसे करें। तो फिर बता दूं आपको, ट्रैक्टर पर 4 लाख की सब्सिडी है साहब। ट्रैक्टर से चलने वाले हर कृषि यंत्र पर भारी भरकम 50% सब्सिडी है। ट्रैक्टर को सब्सिडी देंगे, ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों को सब्सिडी देंगे, यूरिया डीएपी पर सब्सिडी देंगे, और गाय को भी बचाएंगे। हमें तो नहीं समझ में आता कैसे बचेगी गाय। तो गाय को बचाने का क्या मकसद हुआ? बैल से खेती करने वाले को कुछ दीजिए अलग से। और मैं फिर बता दूं, आप लोगों में मेरे लोग करने लगेंगे, क्योंकि आज तो जमीन का टुकड़ा छोटा हो गया ना। 2 एकड़ 3 एकड़, 2 एकड़ 3 एकड़ का किसान बचा, और कितना गौवंश जो है सड़क पर घूम रहा है। हम तो कहते हैं सबसे कि आज भी वक्त है, जैसे मैंने क्लासरूम में बताया ना, कि 2 एकड़ के किसान के 13,000 रुपए तो ट्रैक्टर वाले के चले गए साल भर। अगर 2 बछड़े पाल लो, उनको ट्रेंड कर लो, आराम से 2 एकड़ की खेती करो, छोटी सी बैलगाड़ी बना लो, सब काम होने लगेंगे, और आपके घर में आनंद का वातावरण। ये तो तय है। जैसे मैं अक्सर कह देता हूं कि मैंने बोला, धरती माता, गौ माता और जन्म देने वाली माता, तीनों को एक साधना, तीनों को सुरक्षित रखना। धरती माता कैसे संपन्न हो, गौ माता कैसे बनी रहे, फिर अपनी माताएं जो नारी शक्ति, वो कैसे हंसती मुस्कुराती रहे, ये सबकी जिम्मेदारी है। और ये माताओं का जब अपमान होता है ना, तो फिर मनुष्य के जीवन में नर्क ही नर्क होता है। आज तो दुर्भाग्य से देखिए कि मैं धरती माता के अपमान करता हूं, गौ माता का भी अपमान करता हूं, और जन्म देने वाली माता का भी अपमान करता हूं। तो गोबर जो था ना, गाय दिमाग में रखिए, गाय का बैल दिमाग, गाय के बैल को दिमाग में रखिए, गाय का दूध दिमाग में रखिए। दिमाग में गोबर मत भरना। गोबर तो गाय का अंतिम प्रोडक्ट है, जो मिलना ही मिलना है। कहां जाएगा गोबर? अब सदियों से जाता आया, लेकिन गाय नहीं होगी तो गोबर की बात क्या है? तो गाय कैसे रहे? तो गाय जब रहेगी, सुनना, गाय या तो बैल के लिए रहेगी, बैल का लालच होगा तो गाय रहेगी, दूध का लालच होगा तो गाय रहेगी,
पेशाब के लिए गाय नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आज देश में क्या हो रहा? गाय हमारी माता है, जन्म जन्म से इससे मेरा नाता है, जो ये कह रहा है। उसके सामने दूधिया कह रहा है साहब आप 60 रुपया भैंस का दूध लेते हो, भैंस का दूध खत्म हो गया, अब कल से आपको गाय का दूध तो यार सस्ता होना चाहिए। अभी कह रहा गाय का दूध अमृत है, मतलब अमृत सारा सस्ता मिलना चाहिए। तो देश के हर व्यक्ति को, हर बुद्धिजीवी को गाय का दूध 90 रुपया लीटर, अगर भैंस का दूध 60 रुपया लीटर लेता है तो गाय का दूध खुशी खुशी जब 90 रुपया लीटर खरीदने लगेगा आम जनमानस, तो गाय बच जाएगी। तो गाय जब बचेगी तो बैल से बचेगी या दूध से बचेगी, गाय गोबर गौमूत्र से नहीं बचेगी। ठीक है ना? आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ पूछो। हाँ हमें जानना चाहते हैं जैसे में जीवामृत बना लिए, हाँ तो इसको कैसे डालेंगे? गोबर से मिला के बुआई के सुनिए 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 दूसरा इसको करने में हिलाना पड़ेगा। तो देखिए आप इस जीवामृत को ऐसे पंजे से हिलाना है। हिलाना क्यों, ये भी समझ लो। जैसे कई लोग बोलते हैं, मैं सोशल मीडिया की बात करता हूं, ये 200 लीटर का जीवामृत भरा है, इसको कहेंगे डंडे से क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। मैं कह रहा हूं कि कौन सा सूरमा भोपाली है जो इस डंडे को, इस ड्रम को डंडे से इस पानी को हिला दे? कभी हिलेगा ही नहीं। हाँ, डंडा 1 फुट पर चलाओगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे। इसका क्लास ब्लास छोड़िए। सिंपल सी बात है कि इसमें अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं जो पानी की ऑक्सीजन से काम चलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अनएरोबिक माइक्रोब्स पानी की उपस्थिति में ही कुछ करते हैं और पानी की ऑक्सीजन से ही अपना काम। जमीन सूख गई, माइक्रोब्स की गतिविधियां बंद हो गई, क्यों? मर गया। उसका मूवमेंट, हाथ पांव तो है नहीं उसका मूवमेंट, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सब पानी के थ्रू है, नमी के थ्रू है, और पानी की ऑक्सीजन से उसको काम भी चलाना है। लेकिन अब ड्रम में मान लो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हिलाने का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर नहीं भी हिलाएंगे तो चलेगा, लेकिन हिलाना इसलिए है क्योंकि इसको फास्ट तरीके से जल्दी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। तो जब मैं इसको ऐसे से हिलाता हूँ, ऐसे से, तो क्या होता है? पानी में ऑक्सीजन का लेवल फिर मेंटेन हो जाता है। अब आपने कहा इसको यूज कितना करना है, कब करना है, तो मैं सुनिए, मैंने फिर बोला ध्यान देना, इस जीवामृत में ना नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटास है, ना सल्फर है, ना जिंक है, ना कुछ नहीं है। ये एक वो मैकेनिज्म है जो खेत में जाएगी। ये शिव की बारात है, शिव की सेना है। इसका क्या फंक्शन क्या है? खेत में जो गोबर पड़ा है, मल पड़ा है, घास पड़ा है, खरपतवार पड़े हैं, जो फसल काटने के अवशेष पड़े हैं, उनके साथ ये क्रिया करके उनको खाएगा। ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, उसको डिकम्पोज करेगा, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी और अल्टीमेटली जीवांश ज्यादा बनेगा। जब जीवांश बनेगा तो फसलों का भोजन वही जीवांश ही है। तो इसको जितना जल्दी ले जाएंगे खेत में, मैं कई बार कहता हूं, जैसे सब्जी का खेती करने वाला कोई किसान हो जो आज 50-60 हजार रुपए का पेस्टिसाइड डालता है सब्जी में, अगर वो किसान अपनी सब्जी लगाने की 1 महीना पहले इस जीवामृत को खेत में पलेवा करके इसको डाल दे, 1 महीना पहले, अब वो जब सब्जी, भिंडी, बैंगन, टमाटर, मिर्चा कुछ भी लगाए, अब उसके खेत में कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। लिख के दे सकता हूं। अगर कोई सॉइल बोर्ड डिजीज आ जाए तो पूरा क्लेम हमसे ले जाए। लेकिन 1 महीना का समय क्यों दिया? क्योंकि 1 महीना इसको फंक्शन करने के लिए कुछ इतना समय मिल जाए
ताकि सॉइल में वो निगेटिव पैथोजन जो पड़े हैं उन पर ये हावी हो जाए, उनको कंट्रोल कर ले। अब आप तुरंत आज फसल बो रहे हो, आज ही डाल रहे हो, कोई कह रहा बाबूजी वो क्या हुआ, फिर हमको टाइम नहीं मिला, फिर पिसिया बो दिए थे, फिर हम पानी के साथ चलाए हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, इस फसल में आपको बहुत अच्छे रिस्पांस दिखाई नहीं देंगे। तो मैंने फिर बोला ये बेचारा क्या करे। आप किसी महिला से किचन में कहें कि हमको 5 मिनट में रोटी बना, 5 मिनट में रोटी बनती है? 5 मिनट तो उसको आटे का डब्बा खोजने में लग जाएगा, फिर पानी कहाँ है, फिर गूंदागादी करेगी, फिर तवा चिमटा ढूंढेगी। वही एक गृहिणी है जमीन की, ये शिव की सेना है, इसके पास समय होगा तो काम करती रहे। इसीलिए कहा एक बार अगर ये जिंदा हो जाएंगे, एक बार आ जाएंगे तो फिर ये काम करते रहेंगे, तो इसको मरने नहीं देना। और सबसे ज्यादा काम कब करते हैं? बरसात में करते हैं। मैं कई बार वीडियो में बोला हूं कि जीवामृत का उपयोग बरसात जब आए, पानी 2 बरस जाए तो 100% खेतों में कर दीजिए। उस समय जो भी करेगा उसके रबी में जब फसल बोएगा तो अद्भुत परिणाम मिलेंगे, जो आपके कभी आंखों से 10 साल से नहीं देखेंगे, वो परिणाम मिलेंगे। ठीक है ना? कोई और प्रश्न है?